हेलो बच्चों। तो हमारा चैप्टर चल रहा था थर्ड चैप्टर के अंदर हमने डेनियल सेल पढ़ा था, जो एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल है। डेनियल सेल या किसी भी वैद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शन करने का तरीका सेकंड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो हाफ सेल जितने भी होते हैं, अर्ध सेल या जिसको अपन बोलते हैं कोई भी एक इलेक्ट्रोड, चाहे वो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड हो, चाहे वो अपचयन इलेक्ट्रोड हो, या कह सकते हैं कैथोड हो या एनोड हो, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हमने सीखा था। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही देखेंगे। सेल पोटेंशियल देखने के लिए हमको फिर से ये चार जो टर्म्स हैं ये सीखनी पड़ेंगी, फिर से देखनी पड़ेंगी। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि ऑक्सीकरण विभव क्या होता है। ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल को हम इस प्रकार कर लिखते हैं कि ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ई एम प्लस एन अपॉन ऑब्लिक एम। ऑब्लिक का मतलब क्या है यहाँ पे, एरो। ये प्रदर्शन करने का तरीका था जो हमने सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ा था। इसी तरह से इन दोनों को हम एसओपी और एसआरपी के रूप में भी लिख सकते हैं। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव, और एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि मानक अपचयन विभव। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था अब तक। ठीक है, इसके बाद आज हम देखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, और इस तरह से ही मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव में क्या संबंध होता है, और इनसे हम किसी सेल का सेल पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा सेल पोटेंशियल या सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को हम शॉर्ट में ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ये आज हमको देखना है। ठीक है, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया कि जिंक की एक रॉड है जिसको 1m सॉल्यूशन के अंदर रख दिया गया। 1m सांद्रता वाले जिंक सल्फेट के विलयन के अंदर रख दिया गया, जिससे क्या होगा, विलयन और धातु के मध्य एक विभवांतर या सेल पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा। पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर जो उत्पन्न होगा वो इसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी तक ये नहीं कहा गया है कि जिंक यहाँ इलेक्ट्रोड त्याग कर जिंक +2 आयन बना रहा है, या जिंक आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके और जिंक धातु बना रहा है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते अभी यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। बोलो साहब, डेनियल सेल में तो ऑक्सीकरण होता है। डेनियल सेल में ऑक्सीकरण होता है, लेकिन डेनियल सेल के अलावा और कोई जो सेल होते हैं जिनमें जिंक के साथ कॉपर धातु न लेके कोई और धातु ले ली जाती है, कॉपर की तुलना में जिंक की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, लेकिन और कोई धातु तो ऐसी होती होगी जिसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की जिंक की तुलना में ज़्यादा है। जिंक की तुलना में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति और धातु की ज़्यादा हो सकती है, तो जिंक का क्या होगा, अपचयन होगा। सीधी सी बात है। यानी कि जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। एक छोटे से एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि मटके का पानी बहुत ठंडा लगता है, पीने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस मटके के पानी की तुलना अगर अपन फ्रिज के पानी से करें तो हम कहेंगे मटके का पानी गर्म है। लेकिन यदि उसी पानी की तुलना हम नल के पानी से करें या गर्म पानी से करें तो हम कहेंगे मटके का पानी ठंडा है। तो मटके का पानी तो वही है, सिर्फ उसको तुम तुलना कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो दूसरे से, कि वो मटका जो है, मटके का पानी दूसरे पानी की तुलना में उसका टेम्परेचर कितना है, उसके आधार पर तुम ठंडा या गर्म दोनों बोल सकते हो तुम उसको। इसी तरह से जिंक के साथ में यदि कॉपर को लिया जाए तो ये ऑक्सीकृत होगा, यह ऑक्सीकरण होगा। यदि कॉपर के अलावा कोई दूसरी धातु ले ली जाए, जैसे मैग्नीशियम ले लिया जाए, पोटेशियम, सोडियम ले लिया जाए, तो उसके साथ में यह रिड्यूस होगा, यानी अपचयन अभिक्रिया होगी। यहाँ पर क्लियर हो गई बात। तो हम जिंक के लिए बात कर रहे हैं कि जिंक पे यदि मान लीजिए ऑक्सीकरण होता है,
ऑक्सीडेशन होता है तो इसके ऑक्सीकरण विभव को हम क्या बोलेंगे, E0, मानक ऑक्सीकरण विभव की बात कर रहा हूं मैं, 1m सॉल्यूशन लिया है, E0 Zn to Zn+2। और यदि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन यदि हो रहा है तो हम उसके रिडक्शन पोटेंशियल को हम बोलेंगे E0 Zn+2 to Zn। यानी कि यहाँ कुछ इस तरह से अभिक्रिया होगी, Zn से बन रहा है Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कुछ इस तरह से अभिक्रिया होगी, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Zn सॉलिड बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये अभिक्रियाएं होती हैं। क्लियर हो गई बात। तो यदि मान लीजिए ऑक्सीकरण होगा तो इस तरह से होगा, और अपचयन होगा तो इस तरह से होगा। अब दोनों ही केस में एक क्वेश्चन पूछा गया किसी एक कैंडिडेट से, किसी एक कैंडिडेट से पूछा गया, जैसे बोल दो सुरेश से क्वेश्चन पूछा कि जिंक का पोटेंशियल कितना होता है, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। तो सुरेश ने जवाब दिया प्लस के 0.76 वोल्ट। और जब उसको महेश से पूछा गया तो भैया उसने जवाब दिया -0.76 वोल्ट। किसको सही माने, किसको सही माने? एक ने प्लस का जवाब दिया, एक ने माइनस का जवाब। दोनों का जो है मान तो सही है, लेकिन प्लस और माइनस का चक्कर पड़ रहा है, और प्लस और माइनस का डिफरेंस तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो इन दोनों की लड़ाई को शांत करने के लिए इन दोनों को कहाँ ले गया, IUPAC ले जाया गया। जानते हैं सब IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, जो केमिस्ट्री के अंदर सभी नियमों को, सभी सिद्धांतों को लागू करती है। ठीक है, तो IUPAC ने क्या कहा कि दोनों का जवाब सही है, दोनों का जवाब सही है। एक जवाब दे रहा है रिडक्शन पोटेंशियल और एक जवाब दे रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब मास्टर भी कंफ्यूज, बोलो साहब ठीक है, मान ली तुम्हारी बात कि एक रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा है, तो अब क्या करें? अगर हमें आगे पढ़ाना पड़े, मास्टर जी बोले कि आगे अगर हमको पढ़ाना पड़े तो हम रिडक्शन पोटेंशियल बताएं या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताएं? तो IUPAC ने कहा कि ये भी बिल्कुल सही बात है। तो उसी दिन IUPAC ने रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम दे दिया। याद रखेंगे, IUPAC द्वारा अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव की संज्ञा दी गई है। एक छोटे से एग्जाम्पल द्वारा समझाया था तुमको। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों के मान बराबर होते हैं किसी भी एक धातु के लिए, किसी भी एक धातु के लिए दोनों मान समान होते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि एक का मान प्लस में होता है तो एक का मान माइनस में होता है। आ गई बात समझ में? तो IUPAC ने क्या कहा? IUPAC ने कहा कि आज के बाद अपचयन विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव नाम दिया जाएगा। तो जब भी तुम्हारे सामने ये दे दिया जाए कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव -0.76 वोल्ट है, तो तुम क्या कहोगे कि वो मानक अपचयन विभव यानी कि SRP का मान दिया गया है, SRP का मान दिया गया है। इन दोनों को तो बिल्कुल भूल जाओ, अभी हम सिर्फ SOP और SRP की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? इलेक्ट्रोड विभव का मान दे दिया, इसका मतलब SRP का मान दे दिया, बिकॉज यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर ये मान लिया गया है। जब सेल को काम में लेते हैं तो ये वोल्टेज घटता जाता है। एक तुमने देखा होगा कि 1.5 वोल्ट का एक सेल है, देखा है सबने सेल, जो अपने घड़ी का सेल होता है, टिक 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 टिक। तो उस सेल का वोल्टेज कितना होता है? 1.5 वोल्ट। वो एक मानक सेल विभव है, ध्यान रखना, वो उसका EMF है।
उसको वोल्टमीटर में लगा के देखना, कभी 1.5 वोल्ट पूरा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें रखे रखे भी रिएक्शन होती है, प्लस जब उसको काम में लेते जाते हैं तो वो वोल्टेज डाउन होता चला जाता है। वोल्टेज डाउन होते होते एक दिन वो सेल काम करना बंद कर देता है। वो क्या है? सेल विभव। सेल विभव एक होता है मानक सेल विभव। मानक सेल विभव को ही हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल। आ गई मेरी बात समझ में? तो सेल का जो विभवांतर या सेल का जो पोटेंशियल होता है वो एग्जैक्ट सेम टाइम पे जब हम ज्ञात कर रहे हैं, उस टाइम पे जो सेल का जो विभवांतर आ रहा है कैथोड एनोड के बीच, वो बताया जाता है। और ईएमएफ की यदि हम बात करें तो ईएमएफ का मतलब क्या हो गया? जब उस सेल को बनाया गया था उस टाइम जो कंसंट्रेशन ली गई थी, स्टैंडर्ड कंडीशन जो ली गई थी, स्टैंडर्ड कंडीशन बोले तो 1 m कंसंट्रेशन और 298 केल्विन ताप, उस कंडीशन में उसका जो पोटेंशियल होगा वो कहलाता है ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। समझ में आई बात? तो दो बातें समझी हमने कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल विभव क्या होता है ना। और दूसरी बात क्या हो गई कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड विभव नाम देंगे। रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा? एसआरपी। एसआरपी, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक बात लिख लो, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, ये सब परिभाषाएं लिखी ली थी अपन ने। उसके बाद अब लिखेंगे नीचे हम, उसके बाद लिखेंगे सेल, इसमें ही हेडिंग मत डालना, अभी हेडिंग मत डालना। हेडिंग डालने से पहले एक बात लिख लो, नोट डाल के, कि आईयूपीएससी द्वारा मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव की संज्ञा दी गई है। मानक इलेक्ट्रोड विभव की संज्ञा दी गई है। चलिए, अब अपन आ जाते हैं वही सेल पे। सेल का एक चित्र याद कर लो फिर से। इधर की साइड जिंक है, इधर की साइड क्या है? कॉपर है। याद नहीं आया, मुझे पता है ना। ये जिंक है, वो कॉपर है, ये जिंक है। इन दोनों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, ठीक है, और इधर लगा दिया लवण सेतु, ठीक है। ये सब कुछ अरेंजमेंट करने के बाद हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन ले ली 1 m सॉल्यूशन, और यहाँ भी 1 m सॉल्यूशन। टेम्परेचर रखा 298 केल्विन। ऐसी कंडीशन में यहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। हम बोल रहे हैं E0 Zn to Zn plus 2, सॉरी Zn plus 2 to Zn, और यहाँ E0 Cu plus 2 to Cu। बोलो साहब ये गलत लिख दिया आपने। गलत नहीं लिखी है। ये क्या मान लिखा है मैंने? जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो तो उसका जो अपचयन विभव होगा वो कितना होगा? -0.76 वोल्ट, और ये होगा प्लस के 0.34 वोल्ट। दोनों का एसआरपी का मान लिखा है मैंने। किसका मान लिखा है? मानक अपचयन विभव का मान लिखा है मैंने, दोनों का। अब तुमसे कहा गया कि इस डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल ज्ञात कीजिए, सेल विभव ज्ञात कीजिए। सेल विभव कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ई सेल इज इक्वल टू, क्या होता है सेल विभव या कोई भी पोटेंशियल जो है वो क्या है? दो टर्मिनल बन गए प्लस माइनस, जो इलेक्ट्रोड विभव में पढ़ा था याद करो कि सॉल्यूशन के अंदर प्लस छड़ पे माइनस, या सॉल्यूशन में माइनस छड़ पे प्लस। उस कंडीशन में भी पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा था, जो जनरेट हो रहा था पोटेंशियल, वही क्या कहलाता है? एसआरपी या एसओपी, जो ये वैल्यू लिखी है हमने। अब हमने एक सेल बना दिया, इधर कैथोड है, एनोड है, इधर कैथोड है। इन दोनों पर भी कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, या माइनस है या प्लस आवेश है, तो आवेशों का पृथक्करण हो जाने से दोनों पर के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वही सेल का सेल विभव कहलाता है। अगर मानक परिस्थितियां ले ली जाएं, स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली जाएं, तो उसका विभव
सेल का जो सेल विभव होगा वो कहलाता है मानक सेल विभव। हम बात कर रहे हैं मानक सेल विभव की, सेल विभव की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू हम क्या बोल देंगे, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, इससे पहले एक बात अपन भूल गए हैं बीच में लिखना, अपने नोट डाला था भी, नोट के नीचे लिखेंगे, एक बार फिर से तीर लगा के लिखेंगे कि किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव एवं अपचयन विभव का मान समान होता है, केवल चिन्ह विपरीत होते हैं, मतलब ई नॉट ऑक्स इज इक्वल टू माइनस ई नॉट रिडक्शन। ये लिख लो, ई नॉट ऑक्सीकरण इज इक्वल टू ई माइनस के ई नॉट अपचयन। ये एक बार उसी एरो के नीचे लिख लेना, समझ गए। किसी भी एक इलेक्ट्रोड के लिए ये नहीं है कि कॉपर का ऑक्सीकरण विभव लिया, जिंक का अपचयन विभव लिया, बोलो साहब दोनों के मान समान हो जाएंगे, नहीं होंगे। ठीक है, जिंक के लिए ऑक्सीकरण विभव और जिंक के लिए अपचयन विभव दोनों का मान समान होगा। बताया था मैंने, -0.76 अपचयन विभव है, प्लस 0.76 ऑक्सीकरण विभव है, प्लस 0.76। अब देखिए हम यहां क्या ले रहे हैं, प्लस का निशान लगाएंगे, दोनों का जोड़ दो, जोड़ेंगे, देखो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुमको क्या दिया गया है यहाँ पे एनोड का, ये एनोड है भैया और ये है हमारा कैथोड। एनोड का क्या दिया गया है तुमको यहाँ पे, SRP रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, हमको क्या लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है इसका, प्लस का निशान लगा दो भैया, प्लस 0.76। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड SRP कितना है, दे रखा है डायरेक्ट 0.34, कितना आ गया 1.1 वोल्ट। बोल साहब ये फॉर्मूला कहीं पढ़ो ना है, अरे पढ़ो ना है तो कहीं हो, पढ़ेंगे। तुमने जो पढ़ रखा है या तुम जो देखने वाले हो वो कौन सा, उसकी शक्ल बता देता हूं तुमको थोड़ी देर में। अब हमारा सवाल आता है IUPAC के ऊपर, IUPAC ने कहा था कि रिडक्शन पोटेंशियल काम में लेना है। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे काम में लेंगे, देखो जरा, रिडक्शन पोटेंशियल ले लो इसका, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल जब इसका लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, या ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इनको मिटा देता हूं ऊपर से, इनकी कोई जरूरत नहीं है अभी इनको। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड किसका हो गया, अब ये प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा। इसी को ही मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। एक मिनट, तुमने जैसे लिख रखा है वैसे ही लिखो इसको पहले, फिर बाद में करेंगे। ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, इसको उठा के मैंने यहां लिख दिया, कैथोड को मैंने पहले लिख दिया है, एनोड को मैंने माइनस होने के कारण बाद में लिख दिया है। ऐसे कर लो भैया, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के दे रखे हैं, दोनों के दे रखे हैं तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का मान लिखो। कैथोड का कितना दे रखा है 0.34 वोल्ट माइनस
माइनस के 0.76 वोल्ट कितना हो गया? अरे वही आ गया 1.1 वोल्ट। ये लो, और क्या चाहो भाई, लो और देख लो। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, अब जब IUPAC ने कह ही दिया कि किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को, यानी कि अपचयन विभव हो चाहे वो ऑक्सीकरण विभव हो, उसी को इलेक्ट्रोड विभव नाम दे दिया, तो जरूरी है यहां RP लिखना। RP लिखना जरूरी है क्या? नहीं लिखना। तो हम क्या लिख सकते हैं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये लो, जिसकी तुम वेट कर रहे थे ना इतनी देर से, वो फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला तुम्हें बुक में या कहीं भी लिख देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये हमको समझना था कि ये जो कैथोड का जो ई नॉट का मान दे रखा है, सेल या इलेक्ट्रोड विभव का मान जो दे रखा है वो कौन सा है, और एनोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कौन सा है। तो ध्यान रखें, जब ऐसे फॉर्मूला लिखना है तो उस समय दोनों का ही मानक अपचयन विभव का मान लिखा जाता है। मानक अपचयन विभव का मान लिखा जाता है, ऑक्सीकरण विभव को बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये लो जी, उतार लो इसको। ये हो गया हमारा सेल विभव। ई नॉट सेल जो है यही क्या है? सेल का EMF, सेल का विद्युत वाहक बल या मानक सेल विभव। लिख लो यहाँ पे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू मानक सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल। लिख लिया? चलो, उतार लिया ना? अब देखिए, तुम्हें क्वेश्चन जो दिया जाएगा उस क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया जाता है मैक्सिमम में। तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे देखें तो अपन, तो 12th लेवल पे तो तुमको रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाएगा, लेकिन ध्यान देना घुमाएगा। जेई के अंदर, नीट के अंदर तुम्हें घुमाएगा। इसमें घुमाएगा कैसे? कि ई नॉट Zn+2 to Zn और ई नॉट Cu+2 to Cu, ई नॉट Zn to Zn+2, ई नॉट Cu+2 to Cu, ई नॉट Zn to Zn+2 और ई नॉट Cu to Cu+2। तीन कंडीशन देखे यहाँ पे, डैनियल सेल के ऊपर ही लेके चल रहे हैं अपन। तुम्हें ये वैल्यूज दे दी जाएंगी, माइनस के 0.76 वोल्ट, प्लस के 0.34 वोल्ट। ये दिया जाएगा तुमको प्लस 0.76 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस 0.76 वोल्ट, माइनस 0.34 वोल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब तक जो आज अपन ने पढ़ा है वो पढ़ा हुआ, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो कौन सा दिया है तुमको यहाँ पे, SRP। कैसे कंफर्म कह सकते हैं अपन SRP दिया गया है? एस बोले तो स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो ये चेक करो, नोट लग रहा है सब पे? लग रहा है। अब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, ये चेक करो। +2 से 0, अरे +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो अपचयन विभव, अपचयन विभव। यहां देखो 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, SOP। यहां क्या दिया है? +2 से 0 SR। यहां चेक करो
ऑक्सीडेशन हो रहा है SO3, यहाँ क्या दिया है 0 से +2 ऑक्सीकरण हो रहा है यानी कि SO3। ये लो जी, अगर तुम्हें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा नहीं करना कुछ भी, एक ही फॉर्मूला याद रखो, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, केवल इतना सा याद रख लो। ये याद रखोगे तो सिर्फ तुम्हें इतना सा देखने की जरूरत पड़ेगी, ये SRP दे रखा है कि SOP दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब देखो इसके अंदर कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है E सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये लो लगा दो, एज इट इज फॉर्मूला में उठा के मान रख दो। यहां देखो, इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है पहले SRP में, ये SRP है ही, और इन दोनों को भी कन्वर्ट करना है तुम्हें SRP में। कन्वर्ट कैसे करेंगे मैं पहले बता चुका हूं, SOP इज इक्वल टू SRP, लेकिन चिन्ह बदल जाता है, तो SOP इज इक्वल टू माइनस SRP या SRP इज इक्वल टू माइनस SOP। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देख लिया, ये क्वेश्चन है तीनों, अब आराम से तुम इनको मान रख के कर सकते हो, मेरे ख्याल से चेंज कर लिया करो और एक ही फॉर्मूला याद कर लो, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो यहां तक कोई दिक्कत कर सकते हो, ठीक है। देखो अब बात आती है E0 सेल के बाद E सेल की। E सेल मतलब सेल का सेल विभव, मानक सेल विभव तो ये हो गया, ये है सेल विभव। तो बोलो साहब सेल विभव कैसे ज्ञात करेंगे, सेल विभव कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि वो तो चेंज होता रहता है, और चेंज होगा तो उसमें एक एग्जैक्ट टाइम पे हम कैसे ज्ञात करें, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। यहां अपन पढ़ेंगे नस्ट समीकरण, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? ई सेल के लिए हम पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन। ई सेल ज्ञात किया जाता है नस्ट इक्वेशन द्वारा। नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे अपन अगले टॉपिक में। एक बार इसको यहां तक समझ लो, उतार लो, नोट्स में छाप देना, उसके बाद अगला टॉपिक होगा नस्ट इक्वेशन, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात किया जाता है। बोल साहब ये 76 कहाँ से आया हो, 0.76 कहाँ से आया, 0.34 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? ये वैल्यूज निश्चित मान हैं और किसी भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के थ्रू हम इसको ज्ञात करते हैं। वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या है, ये अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। चाहे पहले नस्ट समीकरण पढ़ लेंगे, चाहे पहले ये पढ़ लेंगे संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है। ठीक है, चलो बहुत है इतना।